हेलो मेरे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। तो आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और इस प्रत्यावर्ती धारा को अच्छे से फील भी कर पा रहे होंगे। तो आज हम लोग उसी क्रम में एक नया वीडियो कह सकते हैं। जो सर्किट हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा था कल, एल, उससे पहले आर, और आज कौन सा होने वाला है, तो आज होने वाला है सी परिपथ। कौन सा सर्किट पढ़ेंगे हम लोग? सी परिपथ। सी परिपथ या कह सकते हैं इसी को, जो थोड़ा अंग्रेज टाइप के बच्चे हैं मेरे, उनके लिए सी सर्किट। ठीक है, ये आज ये हमको पढ़ना है ना। तो सी परिपथ क्या होता है, तो बोलेंगे ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें केवल क्या हो, शुद्ध क्या हो, शुद्ध धारिता हो। तो ऐसे परिपथ को हम लोग क्या बोलते हैं? सी परिपथ बोलते हैं ना। चलो, सी परिपथ में क्या होता है, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लेते हैं और इस स्रोत से हम लोग क्या करते हैं, एक कैपेसिटर यानी एक संधारित्र को जोड़ देते हैं। और एक बात, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ी सी यहाँ गलती कर देते हैं, किसी इन दोनों में से एक को बड़ा एक को छोटा कर देते हैं। तो ऐसा करने की गलती मत करना, नहीं तो कैपेसिटर ना होके बैटरी हो जाएगा, सेल हो जाएगा ना। चलो, मान लेते हैं इस पर जो लगाया गया वोल्टेज है वो है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी ना। V बराबर कितना है? V0 साइन ओमेगा टी। जैसे ही हम लोग वोल्टेज को लगाते हैं वैसे ही परिपथ में धारा प्रवाहित होना चालू हो जाती है। तो एक बात बताओ, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में क्या बात की थी? पहले वोल्टेज लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं? वोल्टेज लिखने के जस्ट बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि धारा कैसे निकाली जाए। तो इसमें भी मेन टारगेट हमारा क्या होगा? वोल्टेज के बाद धारा को निकालना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी इंजॉय कीजिए, पढ़ते भी रहिए, वीडियो को इंजॉय करो पूरी तरह से। ये देखो, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है उसका मान कितना है? तो है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं धारा। तो धारा निकालने के लिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है कैपेसिटर यानी संधारित्र है। तो मान लेते हैं संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना है? VC है। या कह सकते हैं जो V बराबर होगा वो कितना होगा? Q अपान में C होगा ना। ये तो होता है V बराबर कितना? Q अपान में C होता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें कि वोल्टेज को क्या कर दें, यहाँ पे मान लें कि जो पूरा परिपथ है इसमें जो प्रतिरोध है परिपथ का वो कितना है? शून्य है। अगर परिपथ का जो प्रतिरोध है वो क्या है? शून्य है। तो हम लोग लिखेंगे माना परिपथ का प्रतिरोध क्या है? शून्य है ना। जो प्रतिरोध है वो कितना है? शून्य है। तो अगर क्या बोलते हैं, परिपथ का प्रतिरोध अगर शून्य होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके सिरे पर जो संचित आवेश होगा या इसके सिरे पर जो वोल्टेज होगा वो कितना आएगा? V बराबर Q अपान में C हो जाएगा ना। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभव आएगा वो कितना आएगा? संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव कितना होगा? विभव क्या होगा? तो विभव का मान वो लिखा गया है। क्या लिखा गया है? V बराबर Q अपान C ना। और एक बात, इसको हम लोग VC भी कह सकते हैं ना, क्योंकि संधारित्र है, कैपेसिटर है। अब देखो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या? किरचॉफ का नियम। कल भी पिछले वीडियो में बात हुई थी कि सिग्मा E बराबर क्या होता है? सिग्मा IR। लूप का नियम है ये। किसका नियम है? लूप का नियम है किरचॉफ का। अगर इसका प्रतिरोध शून्य है तो हम लोग क्या करेंगे? ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0 और जितने भी विद्युत वाहक बल हैं उनको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे किरचॉफ के नियम से ना, नियम से, किरचॉफ के नियम से। अगर किरचॉफ का नियम लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा कितना? देखो, ये हो जाएगा V बराबर Q अपान में C। ठीक है, कितना होगा? V बराबर Q अपान में C हो जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ से हमें निकालना क्या है? निकालना है हमें धारा, लेकिन धारा इसमें कहीं दिख
नहीं रही है ना। तो धारा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्यू का मान पहले निकालेंगे। देखो अभी दिखेगा, चमकेगा आँखों में कि धारा कहाँ है। ये क्या है, V इंटू सी। एक फार्मूला पढ़े आप लोग, Q बराबर कितना होता है, IT। अगर यहाँ से I का मान निकालें तो ये होता है Q/T। अब एक बात बताओ, यहाँ Q के बटे में कहीं T दिख रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब इसको धारा नहीं लिख सकते ना। अगर धारा के टर्म में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस Q के बटे में हमें लाना क्या है, T लेकर आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे T के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। T के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन लिखेंगे। T के सापेक्ष अवकलन करने पर ना, अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो देखना ध्यान से, ये होगा DQ अपान में DT बराबर D अपान में DT, और यहाँ पे हो जाएगा V इंटू C हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे V की वैल्यू हमें पता है, इस V की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। तो V की वैल्यू को जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे। और एक बात, ये जो DQ अपान में DT है, क्या उसको I लिख सकते हैं, तो कह दो हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना, I। तो I बराबर जो आएगा वो होगा D अपान में DT, और उसके बाद जहाँ पे V है, V की वैल्यू कितना रखेंगे, V0 साइन ओमेगा T इंटू कितना हो जाएगा, C हो जाएगा ना। इतना हो गया। अब देखो इसमें कुछ कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालते हैं, ये और ये हो जाएगा कांस्टेंट। इसको बाहर निकालेंगे तो आएगा V0, और यहाँ पे हो जाएगा C, ठीक है, और लगेगा D/dt साइन ओमेगा T ना। तो ये तो नियतांक हो गया। नियतांक का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, T है, तो T के रिस्पेक्ट में जो कुछ भी दिखाई देगा उसी का अवकलन होगा। बाकी सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ये रूल आप लोग अच्छे से पता है आप लोगों को। चलो, साइन ओमेगा T होता है जो उसका जो अवकलन होगा वो हो जाएगा cos ओमेगा T। उसके बाद जब ओमेगा का पुनः अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा D/dt इंटू ओमेगा T। ओमेगा पुनः क्या बनेगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बनेगा तो इस कांस्टेंट को बाहर निकाल कर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा V0 C cos ओमेगा, और D/dt, और क्या बचेगा, D/dt, और क्या बचेगा, T बचेगा ना। तो D/dt इंटू T जब इसका अवकलन करेंगे तो आएगा कितना, 1। तो 1 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया कितना, I बराबर ओमेगा V0 C cos ओमेगा, यहाँ पे आएगा T, ठीक है। cos ओमेगा कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। अब एक बात बताओ हमें, ठीक है, खूब बात पूछते हैं आप लोगों से, बताते नहीं हो। चलो देखो ये क्या है, अगर यहाँ पे ये देखें, ये इतना, ये क्या है, I0 का मान है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो अभी आपको दिखेगा। ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं V0, और जो ओमेगा C है इसको लिख सकते हैं 1 अपान में ओमेगा C, क्यों, और ये हो जाएगा cos ओमेगा T। यानी जो ओमेगा C है ये बटे में जाएगा, अगर पुनः ऊपर लेकर जाएंगे तो ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे ना। तो वही बात तो हुई, चाहे इतना लिखें चाहे इतना लिखें। अब अगर आप लोग देखो तो जो फार्मूला पढ़े हैं, I बराबर कितना होता है, V अपान में R। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है, V है, ये देखो V है, बटे में क्या है, यहाँ पे R है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपान ओमेगा C। यानी लिखेंगे तो लिखने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं I0 बराबर V0 अपान में 1 अपान ओमेगा C, ठीक है, इतना हो जाएगा। और ये क्या है यहाँ पे, तो चलो इसकी बात अभी थोड़ी देर बात करते हैं। अभी इस मान को कहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे। तो इतने के स्थान पे क्या रखेंगे, I0। तो ये आएगा I बराबर, यहाँ पे हो जाएगा I0, यहाँ पे हो जाएगा cos ओमेगा T। चलो अब एक बात बताओ, यहाँ पर कितना है, साइन ओमेगा T, यहाँ पे क्या है, cos ओमेगा T। इसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज करेंगे, किस में, साइन के टर्म में ना। तो साइन के टर्म में चेंज करने के लिए देखो, हम चतुर्थांश पढ़े हैं कि cos थीटा बराबर होता है कितना, साइन 90 माइनस थीटा होता है। एक ये होता है, और दूसरा क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है साइन 90 प्लस थीटा होता है ना। तो ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो cos ओमेगा T बराबर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, और cos ओमेगा T बराबर लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। लेकिन एक बात बताओ,
अगर यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस थीटा, इस 90 का मतलब लिख देते हैं कितना, π/2, और यहाँ पे कितना लिख देते हैं, π/2। ये भी π/2 है, ये भी π/2 है। अब देखो जब यहाँ पे लिखेंगे π/2 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का मतलब यहाँ पे आएगा ओमेगा टी। और अब इसकी और इन दोनों की जब तुलना करेंगे तो तुलना करने में होगी दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी है, वहाँ पे π/2 क्या है, माइनस ओमेगा टी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है जो ओमेगा टी है वो क्या आ जाए, पहले आ जाए, और जो बाद में आता है यानी जो ओमेगा टी के बाद जो कुछ भी आए कोण वो बाद में आए। तो ओमेगा टी को पहले लाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, इसका। ठीक है, तो इसी में हमें मिलेगा कि ओमेगा टी पहले, क्योंकि प्लस में है ना, तो प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे I बराबर I0 साइन, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे π/2 प्लस में ओमेगा टी। चाहे ऐसे लिख लो या लिख लो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस में π/2। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब देखो ये मिल गया हमें क्या, धारा समीकरण। इसको बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा समीकरण। ठीक है, ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा समीकरण है। और एक बात, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे देखो इतना लिखने के बाद यहाँ जो ये है ना, ये क्या है, प्रतिरोध के स्थान पर है ना, इसका मतलब ये भी क्या है, एक प्रतिरोध है। लेकिन यहाँ पे परिपथ कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, सी परिपथ। तो सी परिपथ में जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग धारतीय प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 1/1 ओमेगा सी है, ये परिपथ का धारतीय प्रतिघात कहलाता है। क्या है, प्रतिघात। इसे परिपथ का क्या बोलते हैं, धारतीय प्रतिघात बोलते हैं ना। दिखाते किससे हैं, तो दिखाते हैं ये चूंकि सी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी। इसको प्रदर्शित करते हैं एक्स सी से ना। एक्स सी क्या है, एक्स सी बराबर होगा 1/ओमेगा सी। ठीक है, एक्स सी से दिखाते हैं किसको, धारतीय प्रतिघात को। इसको थोड़ा सा और हल करें तो ये आएगा 1/ओमेगा के स्थान पर लिख सकते हैं 2πfc। ठीक, तो ये भी हमें मिल गया एक फार्मूला। इस फार्मूले को याद रखो, ये जो फार्मूला है ना, एक्स सी बराबर कितना होगा, 1/ओमेगा सी और 1/2πfc। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, तो निकालते हैं कलांतर। तो कलांतर के लिए देखो क्या होगा, कलांतर ना, कलांतर का मतलब है कि जो वोल्टेज और जो है धारा दोनों के जो कोणांक हैं उनमें क्या अंतर है। तो वोल्टेज के लिए जो कोणांक आया है वो कितना है, ओमेगा टी, ये देखो। और जो धारा के लिए जो कोणांक आया है वो कितना है, वो है ओमेगा टी प्लस में π/2। ठीक है, और अगर अंतर निकालें तो अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो जो कलांतर आएगा हमारा, कलांतर बराबर होगा ओमेगा टी प्लस में π/2 और माइनस में कितना होगा, ओमेगा टी। ये इससे कटेगा, बचेगा π/2, यानी कलांतर कितना है, π/2। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी प्लस π/2, यानी वोल्टेज का कोणांक कितना है, ओमेगा टी, और इसका कोणांक कितना है, ओमेगा टी प्लस π/2। कहीं ना कहीं इसका मान क्या है, ज़्यादा है, इसका कोणांक क्या है, ज़्यादा है ना। तो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये क्या है, अग्रगामी है। और कितना अग्रगामी है, π/2, यानी ये π/2 पहले से चल चुकी है ना। तो लिख सकते हैं कि जो धारा है, धारा जो है वोल्टेज से π/2 अग्रगामी है, अग्रगामी है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्राफ ना। इसके बाद ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ में कौन सा ग्राफ बनाएंगे पहले, तो पहले बनाते हैं हम लोग कलांतर ग्राफ। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेजर ग्राफ। ये क्या है, फेजर ग्राफ है ना। फेजर ग्राफ जो है, फेजर जो ग्राफ होगा इसका वो कुछ ऐसे बनेगा ना। अब देखो यहाँ पे जो वोल्टेज का कोणांक था कितना था, ओमेगा टी। ये देखो भी लिखे थे हम, वोल्टेज का जो कोणांक था कितना था, ओमेगा टी। तो इसका मतलब अगर वोल्टेज के लिए दिखाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ये इसका कोण कुछ इतना है, यानी इतने कोण पर कुछ इसका वोल्टेज का शिखर मान आता है ना। तो उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे जो आई है, यानी जो धारा समीकरण है उसमें जो कोणांक है, कोणांक ओमेगा टी से क्या है, π/2 ज़्यादा है, किससे,
ओमेगा टी प्लस π/2 है, तो प्लस π/2 का मतलब कितना 90 होगा। तो इससे हम लोग कहाँ पे चलेंगे, इधर कहीं आके पहुँचेंगे, और जब इधर पहुँचेंगे तो ये इतना जो कोण आएगा ये कितना होगा π/2, यानी ओमेगा टी और प्लस में कितना करना है π/2। π/2 का मतलब इस वोल्टेज से π/2 क्या है आगे है, तो ये क्या हो जाएगा धारा का शिखर मान हो जाएगा। ये इतना डिनोट करेगा किसको, ये धारा को डिनोट करेगा, और ये जो आएगा यहाँ पे यहाँ तक ये किसको डिनोट करेगा, वोल्टेज को डिनोट करेगा। तो ये हमारा हो गया क्या फेजर ग्राफ, समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बनाते हैं कौन सा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के मध्य ग्राफ। वो देखो कैसे बनेगा, धारा तथा वोल्टेज का समय के सापेक्ष ग्राफ, समय के सापेक्ष ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ देखो ध्यान से, इसके ग्राफ को बनाएंगे, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये पहले हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज का ग्राफ बना लेते हैं ना, तो वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं, रुको थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं ना, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट करो तो ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए, यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ, वहाँ जगह कम थी। यहाँ पे जब ग्राफ बनाते हैं देखो कैसे बनेगा, पहले क्या करते हैं हम लोग वोल्टेज के ग्राफ को बना लेते हैं। तो ये वोल्टेज कुछ ऐसे चलेगा, यानी साइन का ग्राफ ही होगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे होता है T/4, यहाँ पे कितना होता है T/2। इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे आप लोगों को कहाँ से आता है ये होता है 3T/4, और यहाँ पे कितना होता है T होता है ना। अब यहाँ पे देखो ये कितना है π/2, यानी जब वोल्टेज का मान कितना रहेगा 0 ना, वोल्टेज का मान जब कितना रहेगा 0 रहेगा, यानी कह सकते हैं साइन ओमेगा टी, अगर ये वोल्टेज के लिए है और धारा के लिए कितना साइन ओमेगा टी प्लस में कितना होगा π/2 होगा ना। अगर यहाँ पे टी को 0 करें तो साइन 0 यानी वोल्टेज का कितना मान आएगा 0 आ जाएगा, लेकिन अगर ये 0 होगा तो यहाँ पे धारा के लिए कितना बनेगा π/2 बनेगा ना, और इसका मान कितना होगा साइन π/2 का 1 होता है। इसका मतलब जब ये 0 होगा तब ये क्या होगा अधिकतम होगा ना। साइन का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है ना, ये धारा के लिए था और ये किसके लिए है वोल्टेज के लिए है ना। अब देखो, अब इसी हिसाब से आप चलते रहिए, जब ये वोल्टेज 0 होगा धारा क्या होगी मैक्सिमम होगी, जब यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा अधिकतम होगा तो धारा क्या होगी न्यूनतम हो जाएगी। उसके बाद जब वोल्टेज न्यूनतम होगा तो धारा क्या हो जाएगी अधिकतम हो जाएगी माइनस में, ठीक है। उसके बाद जब वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जब वोल्टेज क्या होगा अधिकतम होगा, धारा पुनः क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसी रूप में अगर बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर पुनः वोल्टेज 0 हुआ तो पुनः धारा क्या हो जाएगी बढ़कर अधिकतम पहुँच जाएगी ना। ये क्या है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और ये किसका ग्राफ है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ हो गया किसका, इसका हो गया। अब आगे देखिए, इसके बाद हाँ इस ग्राफ को इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये दिखाएगा वोल्टेज को ना और धारा को। ये क्या है वोल्टेज का शिखर मान है और ये क्या है धारा का शिखर मान है। अच्छा, और एक बात, अगर हम लोग दिखाना चाहें जो कलांतर है उस कलांतर को यहाँ डिनोट कर सकते हैं। ये जो मान दिख रहा है इतना और ये जो दिख रहा है ना यही है π/2, ठीक है। ये क्या है π/2, यानी जहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पे धारा है, धारा क्या है π/2, अग्रगामी है तो वो π/2 कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये है हमारा आज का सी परिपथ, ठीक है। और सी परिपथ में एक चीज़ और बाकी है, अभी तो छूट ही जा रहा था आप लोगों को बताने के लिए। यहाँ पे जो ग्राफ है किसके बीच, अभी आया था हमारा XC ना, ये देखो XC आया था, उसके बाद इसी में है क्या F ना। अगर इन सभी को कांस्टेंट मान लिया जाए तो ये आएगा 1/f, 2π और c को कांस्टेंट कर दें तो कितना आएगा 1/f। अगर इसका ग्राफ बनाओगे फ्रिक्वेंसी और धारतीय प्रतिघात के बीच तो ग्राफ कितना होगा, देखो f का मान बढ़ाते चलेंगे, मान लेते हैं यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए ना। f का मान जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे xc क्या होता है घटता है, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा नंबर से भाग करेंगे उतना ज़्यादा ये वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब f को बढ़ाएंगे तो xc क्या होगा घटेगा। यानी पहली बार जब f का मान जैसे मान लेते हैं 1 लिखते हैं तो उस टाइम xc का मान कितना आएगा 1 आ जाएगा।
तो इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो XC मान लेते हैं यहाँ कहीं है, ये ग्राफ कुछ मान लेते हैं यहाँ पे पहुँच गया, क्यों। अब अगर मान लेते हैं f का मान कितना है 2, तो XC बराबर होगा 1/2, यानी ये आ जाएगा कितना पॉइंट में 5। तो कह सकते हैं कि अगर XC बराबर कितना हुआ 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो अब जो यहाँ पे XC की वैल्यू है वो कितना हो जाएगी 1 से कम, यानी इसके मध्य में कहीं आएगा 1.5। तो 1.5 इसको जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ऐसे। इसी तरह हम लोग जब f को बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आगे की ओर बढ़ेगा, और इसको जब सब बिंदुओं को सभी पॉइंट को एक साथ मिलाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे आएगा ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा ऐसे। ये कौन सा ग्राफ है हमारा, तो ये ग्राफ है किसके मध्य ग्राफ है, तो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी और धारतीय प्रतिघात के बीच, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो सर्किट है 2 सर्किट को एक में कंबाइंड करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा आप लोगों से, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।